2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु सेंटर्स पर अपने B-2 बॉम्बर्स से अटैक किया था और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है। लेकिन ईरान की तरफ से पहले भी और अब भी यह दावा किया गया कि वो अगर चाहे तो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। ईरान ने जून 2025 में भी अमेरिकी हमले के बाद पलटवार किया था और अब भी अमेरिका के हमले का जवाब खतरनाक ढंग से देने का हलफ उठा रहा है। ईरान आखिर किस ताकत के बल पर लगभग 1 साल से अमेरिका के सामने डटा खड़ा है? बाहरी चुनौती के तौर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन ईरान नहीं झुका। परमाणु ठिकाने उड़ाए, लेकिन ईरान नहीं झुका। खुली सैन्य धमकी दी, लेकिन ईरान फिर भी नहीं झुका। इसी तरह से आंतरिक चुनौती के तौर पर देखें तो बेहद कमजोर अर्थव्यवस्था पर ईरान खड़ा है। जनता के बीच भारी असंतोष है, लेकिन ईरान खड़ा है। सीमित सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान बिना झुके अमेरिका के सामने खड़ा है। अमेरिका के साथ ईरान के सीधे टकराव के हिसाब से भी अगर देखें तो 21-22 जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी हमला किया। ईरान ने अगले ही दिन कतर में अमेरिका के अल उदैद एयर बेस पर मिसाइलों से हमला करके साफ संदेश दिया कि ईरान डरने वाला नहीं। अगर और पीछे जाएं तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में भी ईरान का यही पैटर्न दिखा। 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरफोर्स के पास कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई। ईरान ने इसके पलटवार में 5 दिन बाद इराक में अमेरिका के एन अल असद एयरबेस पर मिसाइलें दागकर स्पष्ट कर दिया था कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जवाब जरूर देगा। अब भी यही स्थिति देखने को मिली। ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अंजाम भुगतने की धमकी दी तो ईरान के सर्वोच्च सत्ता की तरफ से वैसा ही जवाब आया। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कई डिस्ट्रॉयर्स के साथ मिडिल ईस्ट में और दूसरी वॉरशिप यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक रेड सी में तैनात किया। F-15E फाइटर जेट्स जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर खड़े कर दिए। साथ ही गल्फ ऑफ पर्शिया में अमेरिकी ड्रोन्स ने मंडराना शुरू किया। जवाब ईरान की तरफ से भी आया कि मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस और समंदर में खड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स हजारों खतरनाक मिसाइलों के निशाने पर हैं। अमेरिका ने जब सीधे युद्ध की धमकी दी तो ईरान ने इससे और आगे बढ़ते हुए असीमित युद्ध की चेतावनी दे डाली। तो अगर हमला करना होता तो बहुत पहले जब इजराइल के साथ संघर्ष हुआ था तभी यूएस प्रतिकार करता, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो ये जानते हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि किसी को आप उठा ले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ईरान के पास अपनी ताकत है, अपनी सामरिक शक्ति है, अपनी पनडुब्बियाँ हैं, अपने जहाज हैं, अपने मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं। तो ईरान उस मामले में काफ़ी ताकतवर है और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए ईरान को हरा पाना इतना आसान होगा। अमेरिका इसीलिए चाहता भी नहीं, ईरान को नहीं हराना चाहते। वो चाहते हैं कि रेजीम चेंज, कि वहाँ जो सरकार है, वहाँ खमनेई की सरकार, वो बदली जाए। और इसके लिए वो पहले के रजा पहलवी जो यहाँ से भगा दिए गए थे, उनके बेटे जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आया। बातचीत की मेज पर आने से कुछ ही घंटों पहले ईरानी सेना प्रमुख अब्दुल रहीम मुसावी ने सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड कर लेने का ऐलान किया। ये सीधे सीधे अमेरिका के लिए संकेत था इस बात का कि ईरान अब डिफेंसिव पॉलिसी से हटकर अटैकिंग डॉक्ट्रिन पर चल रहा है। अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद खामेनेई की सत्ता जरा भी टस से मस नहीं हुई। इसके अलावा उनके दशकों के शासन में कई बार सरकारें बदली, हालात चुनौतीपूर्ण बने, लेकिन खामेनेई सर्वोच्च लीडर बने रहे। बताते हैं आपको खामेनेई की असली ताकत के बारे में। खामेनेई की असली ताकत क्या है जो वो लंबे समय से अमेरिका इजराइल की आंख की किरकिरी होने के बावजूद लगातार सुप्रीम सत्ता में है? कोई खामेनेई शासन को हिला क्यों नहीं पाया? इसके लिए ईरान के सत्ता के ढांचे को समझना होगा। ईरान की सियासत का मुख्य केंद्र सुप्रीम लीडर खामेनेई है। सेना, जज, अदालत, खुफिया एजेंसीज, टीवी, रेडियो, मीडिया कंट्रोल, चुनी सरकार के फैसलों पर रोक का अधिकार उनके पास सुरक्षित है।
सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सर्वोच्च पद नहीं बदलता। ईरान के इस्लामिक शासन को विलायत फकीह कहा जाता है, जिसका उसूल है इस्लामी विद्वान जो राज और समाज का नेता होगा। इस उसूल के मुताबिक सुप्रीम लीडर सिर्फ इस्लामिक नेता नहीं बल्कि धर्म का रक्षक भी होगा। यही वजह है कि खामनेई के विरोध को इस्लाम के विरोध से जोड़ दिया जाता है। जब बात अमेरिका या इजराइल की आती है तो सुप्रीम लीडर के पीछे जनता एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। यह शक्तिशाली संस्थाओं का एक जाल है। इसमें शामिल है IRGC यानी ईरान की शक्तिशाली सेना, कुद्स फोर्स जो प्रॉक्सी संगठनों की निगरानी करके ईरान से बाहर संगठन चलाती है, बासिज मिलिशिया जो जनता के बीच रहते हुए काम करती है, और न्याय तंत्र के साथ अमीर धार्मिक संगठन। इन सभी का एक कॉमन काम है खामनेई के शासन को बचाए रखना। बुनियाद जैसे धार्मिक संगठनों के पास तेल से लेकर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर कब्जा रहता है। ये संगठन देश की 40 से 45% अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखते हैं। महंगाई बढ़ती है लेकिन बाकी पुलिस और सुरक्षा गार्ड्स का तंत्र ताकत के बल पर संभाल लेता है। ईरान में सब कुछ सिस्टम है और सिस्टम के हर तार का अंतिम सिरा सुप्रीम लीडर खामनेई के हाथों में है। यही वजह है कि कितना भी शोर उठे लेकिन ईरान की सर्वोच्च सत्ता के खिलाफ एकजुट नैरेटिव नहीं बन पाता।